बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, और आज हम कवर करेंगे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2.7। और टॉपिक है हमारा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से मोशन का परफॉर्म होना, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटी एक फोर्स है, ये हम लोगों ने शायद क्लास 8 में पढ़ा आप लोगों ने कि किसकी फोर्स है, ये अर्थ की फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने जाने पर ट्रैक करती है, ठीक है। वो फोर्स कहलाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब मैं यहाँ पे एक अर्थ की पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि मेरे पास अर्थ है। अर्थ कैसा होता है, लाइक अ स्फीयर। तो एक गोल सा स्फीयर है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्थ का सेंटर है। तो अगर हम आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें तो क्या होता है कि हमें हर चीज अर्थ की सरफेस पे रखी हुई नजर आती है, यानी कि जो भी चीज है वो अर्थ की सरफेस पर मौजूद है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हल्की सी भी हाइट में जाएगी, मैं ड्रॉप कर दूंगा तो वो वापस सरफेस में आ जाएगी। तो यूं समझ कि जो अर्थ है वो एक बहुत ही बड़ा सा मैग्नेट है, और उसने तमाम ऑब्जेक्ट जो उसके आसपास है सबको उसने अट्रैक्ट किया हुआ। तो हर चीज सरफेस से मौजूद है। अब मैं किसी भी चीज को अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पे लेके जाके जब ड्रॉप करूंगा, छोड़ूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ आएगी या नीचे गिरेगी। तो असल में हो क्या रहा है कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। अब फर्ज करें ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद था, वो यहाँ चला गया, जब मैं उसे ड्रॉप करूंगा तो हमेशा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। तो इन शॉर्ट जो अर्थ है वो तमाम ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, एक फोर्स से, वो कहलाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब अगर मैंने सिंगल पॉइंट लिया तो अर्थ एक बहुत बड़ी होती है, सिंगल पॉइंट ही मुझे क्या लगेगा कि बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस लगेगा। तो हमें आसपास से सरफेस बिल्कुल फ्लैट लगती है, बिकॉज अर्थ का साइज बहुत ही बड़ा है। तो हमें ये फील नहीं होता है कि हम जो है ना किसी ऐसी बॉडी में मौजूद जो कि यानी कि गोल है शेप के अंदर। तो फर्ज करें मैं अर्थ की सरफेस पर हूँ, और मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह से सरफेस के अंदर एक और जगह मूव कर दिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव कर दिया। जब मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर लूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके जाऊंगा, बाद में जब मैं छोड़ूंगा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट की मोशन थी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, या फिर डाउनवर्ड डाउनवर्ड मोशन, इसे हम फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। तो यही मोशन कहलाती है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसका एक और नाम फ्री फॉल मोशन भी होता है। यहाँ पे हमने करना ये है कि ऑब्जेक्ट को हमने सिर्फ ड्रॉप करना है, इसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। ये नहीं कि उसको हमने नीचे फेंकने किसी फोर्स से, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर तक लेके गए, उसे ड्रॉप कर दिया, तब ये मोशन कहलाएगी फ्री फॉल मोशन या फिर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये सबसे पहले ग्रेविटी की फोर्स को ऑब्जर्व किया था न्यूटन ने, उसे सर में सेब गिरा था। लेकिन उसके बाद जो उसकी मोशन की जो पैरामीटर्स थे वो बताए थे गैलीलियो ने। तो हमने दो खास बातें मालूम हुई थी इनके जरिए। पहली खास बात ये मालूम हुई थी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करती है या नीचे की तरफ जाती है, तो हमेशा उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पैदा होती है। सो देयर विल ऑलवेज बी अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स। द एक्सीलरेशन विल ऑलवेज बी यूनिफॉर्म। दूसरी बात दूसरी बात है कि जो हमारी मोशन थी फ्री फॉल मोशन या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये मोशन जो होती है ये मास के इंडिपेंडेंट होती है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द मास। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अब देखें इधर, फर्ज करें मेरे पास एक भारी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज क्रिकेट का बैट है, ठीक है। मेरे हाथ में एक बैट है क्रिकेट का, मैं ऐसे किसी हाइट पर ले गया, इस बैट का वेट तकरीबन 5 kg है। मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, बॉल का वेट तकरीबन 500 ग्राम है, यानी आधा किलो, और ये 5 किलो। तो जो बैट का वजन है वो बॉल के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। अगर मैं दोनों को सेम हाइट से एक साथ ड्रॉप करूंगा तो ये वजनी ऑब्जेक्ट है और ये हल्का ऑब्जेक्ट, तो कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा? तो इसका जवाब ये है कि दोनों एग्जैक्टली एक ही टाइम पे गिरेंगे, भले ये भारी हो। बल्कि पांच का अगर ये 50 किलो का हो जाए, 100 किलो का या 100 टन का भी हो जाए, ठीक है। अगर मैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक ही हाइट से एक साथ ड्रॉप करूंगा तो दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि भारी वाला पहले गिरेगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है, और एक और वजह क्या है कि यहाँ पे जो मोशन है उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यानी कि स्पीड का इजाफा दोनों में बिल्कुल सेम होगा। तो इसकी वजह हमारे पास पहला वाला पॉइंट है, ठीक है। अब जरा हमने पहले वाले पॉइंट को मजीद स्टडी करना है कि यहाँ पर ये क्या कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो जरा हम रिकॉल करते हैं पुरानी डेफिनेशंस को जो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या कवर किया हुआ था लास्ट लेक्चर्स के अंदर?
एक टर्म थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए कुछ और बातें मैं आप लोग को बता दूं फॉर नॉलेज। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इन दोनों में फर्क है। असल यूनिफॉर्म क्या होता है, कांस्टेंट या एक जैसा, ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब पहली बात, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लॉन्ग टाइम के लिए इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि फॉर 30 मिनट्स या फॉर 1 आवर, यानी कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्व करना इतना आसान काम नहीं है। उसकी वजह क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, ना बढ़ती है ना कम होती है। तो अक्सर ऐसे मौके आते हैं, जैसे कि कोई ट्रेन अगर ट्रेवल कर रही है, वो पटरी पे मूव कर रही है, और लेट्स सपोज उसकी स्पीड कितनी है, 140 किलोमीटर पर आवर है। अगर वो इसी स्पीड से ट्रेवल कर रही है फॉर 30 मिनट्स ऑफ 1 आवर, तो जब तक उसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो वी कैन से कि उसकी वेलोसिटी कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। या फिर कोई प्लेन मूव कर रहा है, तो वो काफी देर तक एक ही स्पीड से वो ट्रेवल कर सकता है। लेकिन व्हाट हैपेंस इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या होता है, अब मैं इसका डाटा दोबारा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट करना है कि वाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म होता क्या है, ठीक है। देखिए वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती। वेलोसिटी यूनिफॉर्म अगर होगी तो देयर विल बी नो एक्सीलरेशन, ठीक है, वो जीरो होगा। यहाँ पे वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट सपोज किसी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करना शुरू किया, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, टाइम भी जीरो, ठीक है। ये मैं डाटा बना रहा हूँ वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का। अच्छा, जब टाइम मेरे पास हुआ 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम हुआ 3 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। राइट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर 1 सेकेंड में स्पीड में 10 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल ऐसे ही इजाफा होता रहा, तो 10 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड। 30 सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 सेकंड में हो जाएगी 300 मीटर पर सेकंड। तो अगर हमारे पास एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगी, तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ठीक है। वो बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी स्पीड जो है ना, वो 0 से लेके 10 हुई, 20 हुई, 40 हुई, 60 हुई, 80 हुई, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है, 90 हो गई, 100 हो गई, फिर वापस वापस कम हो रही होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक हद तक करता है एक्सीलरेट, बाद में क्या होता है, स्पीड क्या होती है, चेंज कम हो जाती है या कांस्टेंट रहती है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बहुत ही लॉन्ग टाइम तक के लिए ऑब्जर्व करना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट था, अगर उसे मैं ड्रॉप करूंगा किसी भी हाइट से, तो हमेशा उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल डाटा बना के दिखाता हूँ। यानी कि ये डाटा मेरे पास है, मेरे अपनी मर्जी का डाटा, यानी कि मैंने जो दिल में आया मैंने लिख के मतलब यहाँ पे आप लोगों को शो कर दिया। हाँ, मैंने इस बात को मेंटेन किया कि डाटा जो है ना, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो, एक्सेलरेशन का हो, ठीक है। अब मैं आपको डाटा बना के दिखाऊंगा जो कि किसका होगा, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का। और ये कहलाएगा प्रैक्टिकल डाटा, यानी कि वाकई में भी ऐसे डाटा बिल्कुल ऐसे ही बन रहा होगा, ठीक है। इसको जरा देखते हैं। फर्ज करें मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये हमारे पास क्या नीचे ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ बस अर्थ की सरफेस है, और मैं उसको इतनी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को लेकर गया। मैं अर्थ की सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट के खास हाइट पे लेकर चला गया, ठीक है। अब जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, देखिए यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, टाइम भी जीरो होगा। जब मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा, तो लेट सपोज से 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। जब ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंचा, तो टाइम हुआ 1 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब जब टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, जब टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। जब टाइम हो जाएगा 3 सेकंड, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। और जब टाइम हो जाएगा 4 सेकंड, अब ये 4 यहाँ मैंने बना लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में जमीन तक पहुंच गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। तो असल में मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से ड्रॉप करूंगा, तो वहां पे एग्जैक्टली ऐसा ही डाटा बन रहा होता है। यहाँ पे हो क्या रहा है, हर 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि पहले सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस ज्यादा कवर हुआ, तीसरे में और ज्यादा कवर हुआ, चौथे में और ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ। क्यों? क्योंकि पहले सेकंड में स्पीड जो थी वो कितनी थी, 10 तक थी।
सेकेंड स्पीड में स्पीड बढ़ के 20 तक पहुंच गई, थर्ड सेकंड में स्पीड बढ़ के 30 तक पहुंच गई। स्पीड बढ़ेगी तो वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास एक प्रैक्टिकल डाटा है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो किसी भी हाइट से गिर रहा हो। तो यहाँ पे खास बात ये है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड में हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का ही इजाफा हो रहा है। तो आई कैन से कि यहाँ पर जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और एक्चुअली ऐसा ही होता है, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं किसी भी हाइट से ड्रॉप करूंगा तो उसके अंदर हमेशा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है, नंबर वन। और नंबर टू, उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। असल में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है तकरीबन कितनी हुई है, 9.8, बल्कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो राउंड फिगर में तकरीबन 10 की बराबर है। अगर 10 लेंगे तब भी वो गलत नहीं कहलाएगा। तो आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आप बजाय 9.81 के आप 10 भी वैल्यू को ले सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा। वो राउंड फिगर में तकरीबन 10 के करीब ही है। तो मतलब क्या होगा कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करूंगा तो हर एक सेकंड में उसकी एज में इसकी स्पीड में तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसीलिए ऐसी एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अगर मेरे पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या फ्री फॉल मोशन हो तो ऐसी मोशन में हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगी। और उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ये जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है। इसका एक और नाम भी होता है, वो नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो दोनों नाम में कोई फर्क नहीं है, जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। और इन दैट केस हम बजाय स्मॉल ए के सिंबल यूज करेंगे स्मॉल जी का। ठीक है। और जब भी हम इस तरह की मोशन लेंगे तो हमें हमेशा जी की वैल्यू मालूम होगी, वो कितनी होगी, राउंड फिगर में तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है। तो अगर हम मोशन को ऑब्जर्व करें, हमारी मोशन सिंपल हॉरिजॉन्टल मोशन है, गाड़ी मूव कर रही है, बाइक मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी यूं ट्रेवल कर रही है, तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो मुझे निकालनी पड़ेगी अगर निकालनी होगी। ठीक है। लेकिन जब भी मैं बात करूंगा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की तो वो ए की बजाय जी कहलाएगी, उसकी वैल्यू मुझे हमेशा मालूम होगी। तो न्यूमेरिकल्स में जब भी हमें इस तरह का डाटा दिया हो कि जो बॉडी है ना वो किसी हाइट से गिर रही है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक्सीलरेशन पैसे मालूम है, वो स्मॉल जी के बराबर है, वो कितनी है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। तो हमारे पास अब आगे आगे हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं। तो वहां पे वही तीन इक्वेशन इस्तेमाल होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन थी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा केस गिवन है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट से नीचे आ रही है, तो क्या बन जाएगी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी बन जाएगी। यानी कि सेम इक्वेशन थी, वहां पे हम ए की जगह जी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में एस की जगह एच। देखिए यहां से लेके यहाँ तक का फासला ऑब्जेक्ट की हाइट है तो ये भी डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट बोलेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट इतनी हाइट पर मौजूद है, तो उसने इतनी हाइट यानी कि इतना फासला कवर किया हुआ। ठीक है। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो बन जाएगी एस की जगह एच इक्वल टू वी आई इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, 2as, तो a की जगह g, s की जगह h, तो 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब हमने आगे जाके इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो जिन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारा डाटा के अंदर हमारे जो मोशन कैसे हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, तो वहां पे हम कॉमन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसका वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन का। लेकिन अगर हमारे पास डाटा किस तरह का होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है ना वो किसी हाइट से नीचे आ रही हो, यानी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल जी से और एस को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल एस से। बाकी फॉर्मूले एग्जैक्टली हमारे पास सेम रहेंगे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।